नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता में गोता लगाने वाले हैं, सुब्रमण्य भारती की भारत हमारा देश। चलिए साथ मिलकर इसका विश्लेषण करते हैं। इंग्लिश गाइडेंस एसएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो जगह है जहां आपको अपनी क्लासेस के लिए सबसे बढ़िया कंटेंट मिलता है। अच्छा, ये चर्चा शुरू करने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं कि आखिर किसी देश को महान क्या चीज बनाती है। क्या वो उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, या फिर वहां के लोग, या उस देश का शानदार इतिहास? पता है, आज की जो कविता है ना, वो इन्हीं सवालों की गहराई में जाती है। तो कविता को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले उसके रचयिता को जानें। तो चलिए मिलते हैं महान कवि सुब्रमण्य भारती से। सुब्रमण्य भारती, जिन्हें महाकवि के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महान कवियों में से एक थे। आप कह सकते हैं कि उनकी कलम में ना देशभक्ति की एक ज्वाला थी, एक ऐसी आग जो उनके शब्दों के जरिए हर भारतीय के दिल में गर्व की एक लहर पैदा कर देती थी। तो अब विश्लेषण में जाने से पहले सबसे पहले पूरी कविता को एक बार सुनते हैं, ताकि हम इसकी लय और इसकी जो आत्मा है उसे महसूस कर सकें। शक्तिशाली हिमवंत हमारा है, पृथ्वी पर कहीं कोई बराबरी नहीं। उदार गंगा हमारी है, कौन सी दूसरी नदी उसकी कृपा की बराबरी कर सकती है। पवित्र उपनिषद हमारे हैं, उनके साथ नाम लेने के लिए और कौन से शास्त्र हैं। यह सुनहरी धूप वाली भूमि हमारी है, वह अतुलनीय है, आओ उसकी प्रशंसा करें। वीर योद्धा यहाँ रहे हैं, कई संतों ने इस भूमि को पवित्र किया है। सबसे दिव्य संगीत यहाँ सुना गया है और यहाँ सभी शुभ चीजें पाई जाती हैं। यहाँ ब्रह्म ज्ञान ने जड़ें जमा ली हैं और बुद्ध ने अपने धम्म का उपदेश यहीं दिया। अति प्राचीन काल का भारत है, वो अतुलनीय है, आओ उसकी प्रशंसा करें। तो ये थी कविता, है ना कमाल की? चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं, एक एक लाइन को पकड़कर उसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, पहले स्टैंजा की शुरुआत ही कितनी दमदार है। कवि एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं, हिमवंत हमारा है। हिमवंत यानी हमारा महान हिमालय, और पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर उसके जैसा कोई और है ही नहीं। इस पहले स्टैंजा में ना शब्दों का जो चुनाव है वो बहुत खास है। हिमवंत सिर्फ हिमालय नहीं, बल्कि उसका एक बहुत ही राजसी, मैजेस्टिक नाम है। फिर गंगा को उदार कहा गया है, मतलब एक जीवन देने वाली शक्ति। हमारे पवित्र उपनिषद, ये हमारे ज्ञान की गहरी जड़ों को दिखाते हैं। और आखिर में ये शब्द अतुलनीय, मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ये शब्द भारत की यूनिक ग्रेटनेस पर जोर देता है। अब पहले स्टैंजा में हमने प्रकृति की बात की, दूसरा स्टैंजा फोकस शिफ्ट करता है। अब बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने इस धरती को, इस देश को बनाया है। यहाँ देखिए, कवि सबसे पहले हमारे वीर योद्धाओं के साहस को सलाम कर रहे हैं। साथ ही वो उन संतों को भी सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से इस भूमि को पवित्र कर दिया। और फिर ये लाइनें, दिव्य संगीत और शुभ चीजें, ये दिखाती हैं कि हमारा कल्चर और हमारी स्पिरिचुअलिटी कितनी रिच है। और अब आते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर, जो भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत, मतलब हमारी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज पर फोकस करता है। इस आखिरी स्टैंजा में कवि भारत की आध्यात्मिक गहराई की बात करते हैं। सोचिए, ब्रह्म ज्ञान मतलब अल्टीमेट नॉलेज, उसकी जड़ें यहाँ हैं। भगवान बुद्ध ने भी अपना धम्म का उपदेश यहीं दिया। और ये शब्द अति प्राचीन, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, कितना गहरा और कितना महान है। ठीक है, तो हमने लाइन बाय लाइन तो सब समझ लिया। अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कविता की जो मेन आइडियाज हैं, जो सेंट्रल थीम्स हैं, वो क्या हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो ये कविता 4 बड़े पिलर्स पर खड़ी है। पहला है हमारी कुदरती खूबसूरती का जश्न, हिमालय, गंगा। दूसरा, हमारी ज्ञान और अध्यात्म की विरासत, उपनिषद, बुद्ध। तीसरा, देशभक्ति का गहरा जज्बा। और चौथा, हमारे वीर योद्धाओं के शौर्य को एक सलाम। पर सवाल ये है कि कवि अपने शब्दों से इतना पावरफुल इफेक्ट कैसे बना पाते हैं? इसका राज छिपा है लिटरेरी डिवाइसेस, यानी साहित्यिक उपकरणों के इस्तेमाल में। इस कविता में एक बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। अब ये क्या होता है? सिंपल है, जब हम किसी बेजान चीज को इंसानों जैसे गुण दे देते हैं, जैसे कि वो महसूस कर सकती है या कुछ कर सकती है। और इसका एक परफेक्ट उदाहरण हमें कविता में मिलता है। याद है वो लाइन, उदार गंगा हमारी है?
यहाँ गंगा नदी को उदार यानी जेनरस कहा गया है। उसे कृपा यानी ग्रेस जैसे इंसानी गुण दिए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे गंगा कोई दयालु इंसान हो जो हम सब पर अपनी कृपा बरसा रही हो। यही है मानवीकरण। तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मान लीजिए ये कविता आपके एग्जाम में आ जाती है, तो इसका विश्लेषण कैसे करना है, एक अच्छा जवाब कैसे लिखना है, इस पर बात करते हैं। तो अगर एग्जाम में इस कविता पर सवाल आता है तो आपको बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, कविता की टोन को पहचानिए। इसमें गर्व है, श्रद्धा है, देशभक्ति है। नंबर 2, जो मेन इमेजरी है जैसे हिमालय, गंगा, संत, योद्धा, उनका जिक्र जरूर करें। नंबर 3, पोएटिक डिवाइसेस जैसे हमने मानवीकरण की बात की, उससे उदाहरण के साथ समझाएं। और नंबर 4, आखिर में सेंट्रल थीम को समराइज कर दें कि ये कविता भारत की महानता का एक उत्सव है। बस आपका जवाब तैयार। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिकैप हो जाए। जो कुछ भी हमने समझा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो इस कविता से जो जरूरी बातें याद रखनी है वो ये हैं। पहली बात, ये कविता भारत के नेचर, लोग और इतिहास तीनों की महानता का जश्न मनाती है। दूसरी बात, हिमालय और गंगा इसके सबसे बड़े सिंबल हैं। तीसरी बात, ये कविता सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी सम्मान करती है, योद्धा और संत दोनों का। चौथी बात, ये हमारी रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज को हाईलाइट करती है जिसमें उपनिषद और बौद्ध धर्म शामिल है। और आखिरी बात, इसकी टोन वो गहरी देशभक्ति और प्रशंसा से भरी हुई है। तो उम्मीद है कि ये पूरा विश्लेषण आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट चाहते हैं तो इंग्लिश गाइडेंस एसएस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।